तो यहां पर इसको हम जब अंदर अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा, है ना समझ में। तो इस टाइप से ये एक इसका क्या है, बेसिक फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र किसका, कार्बोहाइड्रेट का। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर। केमिस्ट्री में आप और इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। क्लियर। फिर कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई होती है, यूनिट, वो क्या होती है, ग्लूकोज। जैसे 3 यूनिट हमेशा ध्यान रखना है। एक तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी यूनिट क्या मानी जाती है, इकाई मतलब सबसे छोटी चीज। जैसे दीवार की इकाई क्या है, ईंट, ऐसे ही यहाँ पर हमारे शरीर की इकाई क्या है, कोशिका, है ना समझ में। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसकी इकाई क्या मानी जाती है, ग्लूकोज मानी जाती है। अब एक बात और ध्यान रखना, ग्लूकोज को केमिस्ट्री की भाषा में डेक्सट्रोज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज, है ना समझ में। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। तो जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको जैसे ही आप डॉक्टर बोलता है चलो इसको ग्लूकोज का बोतल चढ़ाओ, तो ग्लूकोज एक्चुअल में वो ग्लूकोज ही है, लेकिन जब आप बोतल देखोगे, वो टंगी हुई बोतल जिसकी पाइप से धीरे धीरे ग्लूकोज अंदर जा रहा है, उस पर क्या लिखा रहता है, डेक्सट्रोज। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, डॉक्टर को पकड़ के लाते हो, भैया आपने तो ग्लूकोज चढ़ाने को बोला है और ये तो डेक्सट्रोज है। तो डॉक्टर फिर समझाता है कि भैया केमिस्ट्री की भाषा में ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज कहा जाता है। इसको कहने का एक कारण है ना समझ में। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होता है उसमें म्यूटा रोटेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। ये प्रकाश के तल को क्या करता है, दाईं ओर घुमा देता है। इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रकाश ध्रुवण, म्यूटा रोटेशन। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी म्यूटेशन पाया जाता है, इसलिए इसको उसी से नाम इसका पड़ गया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ही पड़ गया है डेक्स्ट्रोज, है ना समझ में। तो वो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। यहाँ तो ध्यान रखना, केवल कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है, और ग्लूकोज को ही डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। यह है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। क्लियर हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CHXO2Y। क्लियर। और कार्बोहाइड्रेट में सामान्य रूप से H और O का अनुपात कितना होता है, 2:1। तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का कार्य करता है। जैसे हम घर पे चूल्हा जलाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी लगाते हैं, मोटरसाइकिल चलाने के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल डालते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में जो जंतु हैं, जितने भी जंतु वर्ग, उनमें ईंधन के लिए या फ्यूल के रूप में कौन कार्य करता है, ग्लूकोज। हम कुछ भी खाएं, चाहे स्टार्च खाएं, प्रोटीन खाएं, या फिर हमारा वसा खाएं, अंदर जाने के बाद ये धीरे धीरे लास्ट में इसका जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस होता है, और किस में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज का ही फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर क्या बनती है, एटीपीज, ऊर्जा बनती है ना समझ में। ध्यान रखना। तो इस प्रकार अगर हमको बोले कि सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं हम मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए। सुबह शाम रोटी तो खाते हैं हम, रोटी या चावल खाते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि दोनों टाइम सब्जी खाते हैं। हमको मेन चाहिए ऊर्जा, है। उसके बाद में विटामिन और खनिज है, ये क्या करते हैं भैया, ये तो हमको रोगों से बचाते हैं। इसके लिए हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं। तो सब्जी और फल को किस में रखा है, प्रोटेक्टिव फूड में, संरक्षित खाद्य में, जो हमको बीमारियों से बचाते हैं। फल और सब्जियों से ऊर्जा नहीं मिलती, थोड़ी बहुत मिल जाएगी, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उससे मिल जाएगी। बाकी मेन उसमें होता है विटामिन और मिनरल्स, है ना समझ में। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अनाजों में होता है, सीरियल्स में होता है ना समझ में। तो हम अनाज तो डेली खाते हैं क्योंकि वही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है ना समझ में। सबसे सस्ता वही पड़ता है, गेहूँ, चावल, यही तो सस्ते पड़ते हैं, जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और यही हमारे लिए एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखना, अगर ग्लूकोज को भी बोले तो चूंकि ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है भैया, ग्लूकोज भी हमारे शरीर में किसका काम करेगा, फ्यूल या ईंधन का ही काम करेगा,
आया ना समझ में, ध्यान रखना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से, जब हमारे शरीर के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उसका जब कंप्लीट डीऑक्सीडेशन होता है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ध्यान रखना। फिर अब देखो, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो अलग अलग जगहों आपको मिलते हैं, उनके नाम ध्यान रखना। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे रक्त शर्करा। हमारे शरीर के अंदर जो, अगर कोई बोले कि भैया आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर कौन सी शक्कर है, तो आप भले ही कोई सी भी शक्कर खाओ, लेकिन वो शरीर में जाने के बाद चेंज हो जाती है, उसका जल अपघटन हो जाता है। और ब्लड जो है, ब्लड के अंदर कौन सी शक्कर होती है? ग्लूकोज होती है। आया ना समझ में? ब्लड के अंदर कौन सी शर्करा या कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लूकोज। तो सीधा हम बोलेंगे भैया ब्लड शुगर क्या है? ग्लूकोज है। क्लियर? फिर दूसरा, अगर हम टेबल शर्करा की बात करें, टेबल शुगर, टेबल शुगर मतलब जिसको हम जनरली खाने में उपयोग करते हैं, ऐसी शक्कर कौन सी है? चीनी। चीनी को ही बोलते हैं ना, चीनी या शक्कर। ऐसा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जिसको हम जनरली खाते हैं? क्लियर? मिठास के लिए, चीजों को मीठा करने के लिए, वो कौन सी है? सुक्रोज। तो सुक्रोज को चूंकि हम खाना खाते समय कटोरी में टेबल पे रखते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है टेबल शुगर। आया ना समझ में? जैसे आप मान लो अगर कुछ खाना खा रहे हो, जैसे खीर खा रहे हो या कोई और मीठा आइटम खा रहे हो, रबड़ी खा रहे हो, आपको शक्कर कम लगी तो आप टेबल पे कटोरी में थोड़ी सी शक्कर रखोगे और डाल लोगे। आया ना समझ में? इसलिए उसको कौन सी शक्कर कहा जाता है? टेबल शुगर। तो टेबल शुगर कौन सी होती? सुक्रोज। आया ना समझ में? फिर जैसे फल शर्करा, फ्रूट शुगर। फलों में वैसे बहुत सारी टाइप की शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट वो टाइप का होता है, लेकिन मेन जो होता है वो होता है फ्रक्टोज। क्लियर? ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है, इसलिए फ्रूट शुगर अगर बोले तो वो कौन सी? मेनली फ्रक्टोज है। अब ऐसा नहीं कि ग्लूकोज नहीं होता है, कम होता है। लेकिन अंगूर की अगर हम बात करें, स्पेशली किसकी? अंगूर की, तो अंगूर के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होता है, इसलिए ग्रेप शुगर या अंगूर शर्करा किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। और बाकी जो फ्रूट शुगर है, बाकी फलों के अंदर जो होता है वो होता है मेनली फ्रक्टोज होता है। आया ना समझ में? फिर दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर। दूध के अंदर भी शर्करा होती है जिससे हल्का मीठापन होता है दूध के अंदर, वो कौन सा होता है? लैक्टोज। आया ना समझ में? लैक्टोज शर्करा। और लैक्टोज शर्करा किससे बनी होती है? 2 अणुओं से बनी होती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। आगे आपको समझाऊंगा मैं। क्लियर? और एक बात और ध्यान रखना, सबसे मीठी शर्करा, स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इन सभी में सबसे ज्यादा मीठा होता है ना समझ? जितने भी कार्बोहाइड्रेट या जितनी भी शुगर्स है, सब में मीठा कौन है? फ्रक्टोज है। क्लियर? तो इतना क्लियर हो गया। ब्लड शुगर ग्लूकोज, टेबल शुगर सुक्रोज, फिर फ्रूट शुगर फ्रक्टोज, और अंगूर ग्रेप शुगर या अंगूर शर्करा ग्लूकोज। यही इसीलिए हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? बोले अंगूर खाओ। क्लियर? क्योंकि उससे सीधा ग्लूकोज मिलता है आपको डायरेक्ट। फिर मिल्क शुगर, लैक्टोज, और सबसे स्वीटेस्ट शुगर जो होती है वो होती है फ्रक्टोज। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। अब हम ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका क्लासिफिकेशन, ये केमिस्ट्री में भी मिलेगा आपको। यहाँ याद कर लो तो केमिस्ट्री में याद करने की जरूरत नहीं है। आया ना समझ में? बायो में याद कर लो तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। आया ना समझ में? जैसे मोनोसेकेराइड्स की बात करें, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएंगे, जल अपघटन उनका नहीं होता है। क्लियर? तो फिर उनका क्या होता है? ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। अब हम इसको और किसी कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ सकते। आया ना समझ में? मतलब सबसे छोटा हम बोल सकते हैं, सबसे छोटा भाई कार्बोहाइड्रेट का। आया ना समझ में? इसको अब हम और छोटे में नहीं तोड़ सकते, इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। आया ना समझ में? तो इसमें कार्बन की जो संख्या होती है वो होती है 6। कितनी होती है? 6। इनके सूत्र में जब भी हम कार्बन लिखेंगे तो कितने लिखेंगे? 6 लिखेंगे। आया ना समझ में? 6 से ज्यादा नहीं होते कार्बन।
क्लियर। मोनोसेकेराइड, इनका जल अपघटन नहीं कर सकते, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, आया ना समझ में। और सामान्य रूप से ऊर्जा इन्हीं से मिलती है, क्लियर। इन्हीं का लास्ट में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन्हीं को लेता है और इन्हीं से क्या करता है, वो एटीपीज बनाता है, क्लियर। तो जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है और मैनोज है और रिबोज है। रिबोज तो आपको पता है भी है, डीएनए और आरएनए के अंदर होती है। डीएनए में डीऑक्सीरिबोज और आरएनए में रिबोज, क्लियर। ठंड लग रही है? हाँ, लग रही है ठंड? हाँ, उसको बंद कर दो, ऐसे वेट मत करा करो। यहाँ सब आपका ही सिस्टम है, आपको जैसा उचित लगे ना वैसा आप बंद चालू पंखा चलाना, वो आपके ऊपर, ठीक है। हम तो सब एडजस्ट कर लेंगे सब में। तो मोनोसेकेराइड जो होता है वो कौन कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज और रिबोज, क्लियर। रिबोज दो टाइप का होता है न्यूक्लिक एसिड में, जैसे डीएनए में डीऑक्सीरिबोज होता है और आरएनए में रिबोज होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये मोनोसेकेराइड्स हैं। इनमें इसको जो कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, सबसे छोटी इकाई, आया ना समझ में। फिर डाइसेकेराइड, डाई मतलब दो होता है, इसका मतलब ये है कि भैया डाइसेकेराइड, यहाँ पर जो डाइसेकेराइड है ये इन मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डाइसेकेराइड, क्लियर। कैसे? जैसे सुक्रोज, सुक्रोज मतलब चीनी, जो गन्ने की शक्कर है ना, चीनी, क्लियर। इसको हम भाई टेक्निकल भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अब चीनी तो हम बोलते हैं, कहीं शक्कर बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं, अलग देश में अलग अलग नाम है इसके, लेकिन साइंटिस्ट जो है इसको किस नाम से जानते हैं? सुक्रोज के नाम से, है ना समझ में। केमिस्ट्री में भी इसको सुक्रोज बोलते हैं, बॉटनी में भी सुक्रोज ही बोलते हैं। और ये एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। चूंकि ये मोनोसेकेराइड के दो अणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है? डाइसेकेराइड, आया ना समझ में, क्लियर। तो समझ में आया सुक्रोज या चीनी। फिर नेक्स्ट आता है माल्टोज। माल्टोज आपने देखा होगा भैया, अगर 12th में आपने पढ़ा होगा माल्ट, क्लियर। जौ के अंदर होता है, जौ, बार्ले, जिसका उपयोग किस में करते हैं? शराब बनाने में, उसके फॉर्मेंटेशन से शराब बनाते हैं, किण्वन से, है ना समझ में। तो ये माल्टोज शर्करा जो मोस्टली जौ के अंदर होती है या अंकुरित अनाज के अंदर मिलती है आपको, जो भी अंकुरित आप करते हो अनाज, जौ, गेहूं, इनको अगर अंकुरित करो, जर्मिनेट, गीले पानी में टाट के बोरे में रख के छोड़ दो, जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो माल्टोज होता है। और ये भी डाइसेकेराइड है, दो मोलेक्यूल से बना है मोनोसेकेराइड के। कौन कौन से? एक तो ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज ही। दोनों अणु किसके हैं? ग्लूकोज के ही हैं। तो दो अणु ग्लूकोज के मिलकर माल्टोज बनाते हैं, है ना समझ में। तो ये भी क्या हुआ? डाइसेकेराइड। फिर नेक्स्ट अगर देखो तो जो दूध की शर्करा है लैक्टोज, दूध में होती है, तो ये किससे बनी है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, है ना समझ में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो ये भी क्या है? डाइसेकेराइड है। यहाँ पर देखो गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, दो अणु मोनोसेकेराइड के मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। तो ये भी डाइसेकेराइड शर्करा है, ठीक है। तो ये आपके जो थे ये डाइसेकेराइड, मतलब इनमें कार्बन की संख्या अगर आप देखोगे तो इसके 6 और इसके 6 कितने? 12 आएंगे। कार्बन परमाणु कितने आएंगे? 12 आएंगे डाइसेकेराइड में। टूटेंगे तो 6 बढ़ जाएंगे, है समझ में। अब देखो आपको पूछता है कैसे? सुक्रोज किसका बना होता है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, एक अणु ग्लूकोज एक अणु फ्रक्टोज। कभी उल्टा पूछता है कि सुक्रोज के जल अपघटन पर क्या मिलेगा? तो एक अणु ग्लूकोज एक अणु फ्रक्टोज। उल्टा फिर पूछ लेगा कि एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज से बनने वाली शर्करा सुक्रोज, है ना समझ में। इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको। तो प्रत्येक का ध्यान रखना कौन सा डाइसेकेराइड किससे बना है, क्लियर। फिर हम चलते हैं ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड मतलब 3, ट्राई मतलब 3 होता है, क्लियर। तो ट्राइसेकेराइड का मतलब क्या होता है कि हाँ, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड के 3 अणुओं से बना है ना समझ में। तो इसमें कार्बन कितने आएंगे? 6 दूनी 12, 6 3 18 आएंगे। एक में 6 होते हैं, 2 में 12, 3 में 18। तो इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 18 आएगी, क्लियर। और इसका मोस्ट आईएमपी एग्जाम है, एग्जाम्पल है रेफिनोज ट्राइसेकेराइड, क्लियर।
रेफिनोट शर्करा किससे बनी है? एक अणु ग्लूकोज, एक अणु फ्रक्टोज और एक अणु गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड क्या होता है? ये 4 अणु मोनोसैकेराइड से बना है। इसमें कार्बन कितने हो जाएंगे? 24। बिल्कुल, है ना समझ में? अब इसका एग्जाम्पल है स्टेकियोज। क्या है? स्टेकियोज। ये एक अणु ग्लूकोज, एक अणु फ्रक्टोज और 2 अणु गैलेक्टोज से बना होता है। ये भी वही बना है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, एक अणु ग्लूकोज से, और इसमें गैलेक्टोज के कितने अणु हो गए? 2। तो हो गए 4 अणु, 2 इसके गैलेक्टोज के और 2 ये, हो गए 4 अणु, है ना समझ में? तो ये होता है टेट्रासैकेराइड। फिर नेक्स्ट आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड में कार्बन परमाणु की संख्या n, इन्फिनिट, बहुत सारी हो सकती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि पॉलीसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका अगर आप जल अपघटन करो तो आपको मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु मिलेंगे, है ना समझ में? 4 से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं। कभी ये 500 मिलते हैं, कभी 800, 1000, 1200, 1500, 1600, कितने भी मोलिक्यूल अणु को मिल सकते हैं। किसमें? जब हम पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन करेंगे तब, है ना समझ में? अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है एक स्टार्च। अच्छा, ये जितने भी पॉलीसैकेराइड है, ये पॉलीसैकेराइड का एक ही सूत्र है। कौन सा? C6H10O5 होल ट्वाइस N, है ना समझ में? सभी का एक ही सूत्र है। क्लियर हुआ ना? आप चाहो तो लिख लो खाली जगह हो तो पॉलीसैकेराइड के फार्मूला क्या होता है? C6H10O5 होल ट्वाइस N। क्लियर? इनमें से किसी का भी सूत्र पूछे हो वही होता है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसके एग्जाम्पल है, एक तो स्टार्च है, क्लियर, एक है सेलुलोज जिसको हम रेशा बोलते हैं, तंतु, जैसे कपास सेलुलोज है ना समझ में? फिर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ होता है भैया? ग्लाइकोजन हमारे अंदर है। हमारे अंदर हम जो खाना खाते हैं ना, इसका जो कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में जाता है, जैसे हमने गेहूं की रोटी खाई, उसमें था स्टार्च। भाई गेहूं में क्या होता है? स्टार्च होता है ना समझ में? अब वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद फिर वो अमाशय में पचा, पचने के बाद ये स्टार्च को काय में चेंज कर देते हैं? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को बनाकर किसको दे देते हैं? फिर अमाशय किसके पास भेज देगा? इसको स्टोर करेगा, क्योंकि भैया एक बार खाने के बाद आपको 6 घंटे 7 घंटे भूख नहीं लगेगी। तो ऐसा थोड़ी कि उसी समय पूरी एनर्जी मिल जाएगी आपको। कोई सुतली बम थोड़ी है तो गया, बत्ती को जलाया, फट करके फट गया, बस ऊर्जा खत्म। क्लियर? हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर होगा और 8 घंटे तक हमको ऊर्जा मिलती रहेगी धीरे धीरे। तो वो हमारे लीवर में जाता है। लीवर, यकृत जो है ना हमारा लीवर, वो लीवर में जाके जमा होता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, है ना समझ में? इस रूप में हमारा लीवर और जो हमारी मांसपेशियां होती, मसल्स होती है, इन दोनों जगहों पे क्या होता है? स्टोर हो जाता है। मसल्स ये सब जहां पर भी आपको ये मांसल भाग लग रहा है ना समझ में? यहाँ स्टोर हो जाता है। क्लियर? ये तीनों के तीनों किसके बहुलक हैं? ग्लूकोज के असंख्य अणु। ग्लूकोज के असंख्य अणु जो होते हैं, इन्फिनिट मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं? ग्लाइकोसिडी के एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के द्वारा ये सभी क्या होते हैं? ग्लूकोज के द्वारा ही बनते हैं। स्टार्च को अगर हम स्टार्च का जल अपघटन करेंगे तो भी ग्लूकोज बनेगा, सेलुलोज का जल अपघटन करेंगे तो भी ग्लूकोज बनेगा, ग्लाइकोजन का जल अपघटन करेंगे तो भी ग्लूकोज बनेगा। तो कई बार ये पूछा है कि स्टार्च किसका बहुलक है? ग्लूकोज का, सेलुलोज ग्लूकोज का और ग्लाइकोजन ग्लूकोज का, है ना समझ में? क्लियर हो गया? ध्यान रखना। फिर आता है इनुलिन। ये भी पॉलीसैकेराइड है। इनुलिन कहाँ पर मिलेगा? तो इनुलिन भैया डहेलिया, अगर आपने नाम सुना होगा, डहलिया एक पुष्पीय पौधा होता है, आप उधर उद्यान शास्त्र पढ़ोगे हॉर्टिकल्चर में, डहलिया। क्लियर? एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, आया ना समझ में? बहुवर्षीय पेरेनल फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो डहलिया की जो जड़ होती है, जड़ें, रूट्स, उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है इनुलिन। और इनुलिन जो होता है ये किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का। मतलब ये भी पॉलीसैकेराइड है, इसका भी अगर हम जल अपघटन करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? फ्रक्टोज के असंख्य अणु या मोलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। है समझ में? क्लियर हुआ? फिर
पेक्टिन और काइटिन। पेक्टिन कहाँ मिलती है आपको? पेक्टिन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पेक्टिन आपको कच्चे फल में मिलती है, जैसे आम कच्चा लो आप, एकदम ठोस होता है। कोई सा भी फल कच्चा अगर लोगे तो ठोस रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोशिका भित्ति जो कोशिका मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका होती है, दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला। क्लियर? वो मिडिल लेमिला के अंदर क्या होता है? पेक्टिन होता है ना, समझ में? तो पेक्टिन भी पॉलीसेकेराइड है और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा कच्चे फलों के अंदर। बाद में क्या होता है? एक पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम होता है जब फल पकता है। तो कौन सा एंजाइम? पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम। वो क्या करता है? वो इस पेक्टिन को क्या करता है? डीग्रेनेट करता है, घोल देता है ना सर? जब फल पकने वाला होता है तब पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम एक जो होता है वो इस पेक्टिन को घोल देता है। क्लियर? और घोल देता है, यही कारण है कि पकने के बाद फल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। पेक्टिन क्या है? सीमेंट जैसा पदार्थ है। अब उसको घोल दिया है उस एंजाइम ने, तो घोलने के बाद फल कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। अब आम देखा आपने, पकने के बाद कैसा हो जाता है? सॉफ्ट। है ना समझ में? वैसे पेक्टिन जो है ना, पेक्टिन को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहा जाता है? हम लोग तो जनरली पेक्टिन बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसको कहा जाता है पॉलीगैलेक्टुनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? पॉलीगैलेक्टुनिक अम्ल। है ना समझ में? किसको बोलते हैं? पेक्टिन को। है ना समझ में? तो भैया इसको घोलने वाला पदार्थ क्या इसको घोलने के लिए जो एंजाइम रहेगा वो इसी के नाम से बनेगा। एंजाइम का नाम हमेशा उस पदार्थ के नाम से ही बना जाता है। जैसे हमने थोड़ी उस माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, एटीपी बनाने वाला एंजाइम एटीपीएज, एज लगा देते थे पीछे। तो यहाँ पर भी पॉलीगैलेक्टुनिक अम्ल जो होता है, जो कि सामान्य भाषा में पेक्टिन बोलते हैं और केमिस्ट्री की भाषा में इसको पॉलीगैलेक्टुनिक अम्ल बोलते हैं। तो इसको घोलने के लिए पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम। है ना समझ में? क्लियर हुआ? ये अभी आरईओ के एग्जाम में पूछा था एग्रीकल्चर में कि पके हुए फल में कौन सा एंजाइम होता है। तो पके हुए फल में कौन सा एंजाइम रहेगा? पेक्टिन को घोलने वाला। पेक्टिन मतलब पॉलीगैलेक्टुनिक अम्ल, इसको घोलने वाला एंजाइम कौन सा? पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम। है ना समझ में? वो घोल देगा इसको और फल कैसा हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। तो कच्चे फलों के अंदर आपको पेक्टिन देखने को मिलता है और अमरूद में होता है ज़्यादा, इसीलिए अमरूद की जेली बनाते हैं। जेली बनाने के लिए क्या चाहिए? पेक्टिन चाहिए। है ना समझ में? तो हम क्या अमरूद का पका फल लेते हैं कि अध पका फल लेते हैं? अध पका लेते हैं। है ना समझ में? क्योंकि पकने के बाद तो वो घुल जाएगा। है ना समझ में? तो उसके पहले हमको चाहिए पेक्टिन, ध्यान रखना। फिर काइटिन, तो हमने शुरुआत में पढ़ा था जब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पादप कोशा, जंतु कोशा पढ़ी है। तो देखो स्टार्टिंग में पादप कोशा और जंतु कोशा में देखो अंतर, डिफरेंस है पादप कोशा और जंतु कोशा में। वहाँ पर हमने पढ़ा है कि कोशा भित्ति, देखो सेकंड वाला पॉइंट शायद है, पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और कवक की काय की बनी होती है? काइटिन की। तो काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है ना समझ में? तो काइटिन भी क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। तो पॉलीसेकेराइड कौन से? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज के बहुलक है। इनुलिन ये भी है जो कि फ्रक्टोज का बहुलक है। फिर पेक्टिन जिसको हम क्या बोलते हैं? अभी बताया था। हाँ, पॉलीगैलेक्टोनिक अम्ल। है ना समझ में? और इस पर कार्य करने वाला एंजाइम पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम। है ना समझ में? ध्यान रखना। तो ये है आपके पॉलीसेकेराइड। ये केमिस्ट्री में भी काम में आएंगे आपको,
क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का एक क्लासिफिकेशन है, वहाँ थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे आप। फिर कुछ ये फैक्ट है, ध्यान रखना। इनुलिन शर्करा जो हमने पॉलीसेकेराइड पढ़ा है, फ्रक्टोज का बहुलक, ये कहाँ पर मिलता है? डहेलिया और कंपोजिटी पौधे, जो कंपोजिटी कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर जनरली आपको इनुलिन मिलता है, और ये जड़ों से ही प्राप्त होता है, और ये फ्रक्टोज का बहुलक होता है। कौन? इनुलिन। एक इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। जैसे आपके आसपास गांव में किसी को शुगर की बीमारी है, शुगर की डायबिटीज हो जाता है ना, डायबिटीज, मीठा खा नहीं सकते हो, सुना है आपने? कह रहे मेरे लिए चाय मीठी मत बनाना, शक्कर मत डालना, देखा है ऐसा? मिठाई नहीं खाते, क्लियर? अगर वो खाना भी खाते हैं तो उनको वो पहले इंजेक्शन लेते हैं या फिर एक गोली लेते हैं। भाई शुगर का रहता है ना, किसी को शुगर हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो पेनक्रियाज है, क्या है? पेनक्रियाज ग्रंथि होती है एक, क्लियर? वो आमाशय के पास होती है। वो पेनक्रियाज से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, और खाने में मिलता है वो। तो अभी जैसे आप खाना खाओगे तो आपके अंदर है वो सक्रिय है पेनक्रियाज ग्रंथि, जैसे ही खाना खाओगे पेनक्रियाज का थोड़ा सा हार्मोन वो उसमें आ जाएगा। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। वो खाने में मिल जाएगा, और जब आपका जो ग्लूकोज है जब ब्लड में जाएगा तो वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा कि भैया इतना ही ग्लूकोज होना चाहिए रक्त में, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर मान लो इंसुलिन हार्मोन अगर बनना बंद हो जाए इधर अमाशय के साइड में, जो पेनक्रियास ग्रंथि है ना वहाँ पर, तो फिर आपके खाने में इंसुलिन हार्मोन कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो फिर आप जो खाओगे, खाने के बाद उससे अमाशय के बाद में जो लीवर उसको जो ब्लड में ग्लूकोज को घोलेगा तो ज़्यादा घोल देगा। भाई अगर लीवर के पास ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, तो वो ज़्यादा ब्लड में घोल देगा, क्योंकि कंट्रोल करने वाला हार्मोन तो है नहीं। है ना समझ में? अरे जैसे मान लो आपको भी घर वालों ने यहाँ भेजा, अगर मान लो आपको भी कोई कंट्रोल करने वाला नहीं हो, घर वाले धड़ल्ले से 5,000 डाल दो, 5,000 10,000 मंगे डाल दो, क्लियर? बाइक चाहिए दिला दी, मोबाइल चाहिए आईफोन दे दो, तो आप अनकंट्रोल हो जाओगे, क्लियर? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर हवाबाजी करोगे, पूरा दिन घूमते रहोगे, इधर से मैं फ़ोन लगाऊंगा, कहाँ हो भैया आज आए नहीं, क्लियर? तो आप बहाना बना दोगे, पेट दर्द कर रहा था, उठा नहीं जल्दी, सिर दर्द कर रहा है, बुखार आ गया, है ना समझ में? तो ऐसे ही इंसुलिन भी क्या करता है? वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है तो इंसुलिन रोक देगा, यकृत को बोलेगा भैया अब मत डाल ब्लड में ग्लूकोज, बहुत दे दिया इसको। और जिसका ये पेनक्रियास ग्रंथि काम करना बंद कर देता है, उसमें फटाफट क्या होता है? वो इंसुलिन हार्मोन आएगा नहीं, इंसुलिन हार्मोन आएगा नहीं तो ब्लड में जो ग्लूकोज जा रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कितना भी डाल देगा वो लीवर उठा के, जितना आएगा मुट्ठी भर के डाल देगा ब्लड में, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर भैया ग्लूकोज का लेवल एक मेंटेन होना चाहिए, उससे कम होगा तो शुगर कम हो जाएगी आपकी बॉडी में, और आप खड़े ही खड़े गिर जाओगे, चक्कर आएंगे, है ना समझ में? और अगर ज़्यादा होगा तो भी आपको चक्कर आएंगे, दोनों कंडीशन में तो भी आप गिर जाओगे। कई लोग शुगर में ही निपट जाते हैं, एकदम शुगर कम हो जाती है। शुगर वाले को देखा होगा ना कि जैसे ही भूख लगे थोड़ा सा खाने को होना, नहीं तो वो जेब में टॉफ़ी या कुछ ना कुछ रखते हैं खाने के लिए, उनको हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, जिनको लो शुगर हो जाता है। हाई शुगर वाले को भी वही रहता है ना समझ में? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये पूछे जाती है चीज़ें। तो आपको यहाँ तो आपका जो है वो केवल इतना ही ध्यान रखना है आपको कि जो इंसुलिन शर्करा होती है वो डहेलिया की और कंपोजिटी पौधों की जड़ के अंदर पाई जाती है, और इंसुलिन एक हार्मोन है, वो अलग है। फिर पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सबको पता है ना? लेकिन जो निम्न वर्ग के पादप होते हैं, कौन से? जो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है?
ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है लेकिन दूसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। इसमें थोड़ा पेप्टोन भी मिला होता है, प्रोटीन भी मिला होता है, और बाकी तो ग्लाइकोन है, ग्लाइकोजन आपका। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। तीनों का हो गया क्लियर, है ना समझ में। मैक्सिमम जो पेड़ पौधे उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। निम्न वर्ग के जो हैं जैसे जीवाणु और नीली हरी शैवाल, इसकी पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी है, और कवक की काइटिन की बनी है। क्लियर। बाकी जंतु कोशा में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, हमारे अंदर तो है ही नहीं कोशिका भित्ति, होती है पेड़ पौधों में। तो ये उच्च वर्ग के पेड़ पौधे हैं, ये निम्न वर्ग के पेड़ पौधे हैं, है ना समझ में, ध्यान रखना। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, वो है सेलुलोज। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ग्लूकोज, जितने भी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सब में सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो सेलुलोज पाया जाता है। मतलब रेशा, रेशा आप देखो हर पेड़ पौधे के अंदर होता है ना समझ में। दूसरा रहे या नहीं रहे कोई सी चीज, लेकिन जैसे पत्ती के अंदर फाइबर होता है, रेशा, तने में फाइबर होता है, जड़ में फाइबर होता है, सब जगह तो फाइबर है पेड़ पौधों में। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, सेलुलोज होता है। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। अच्छा, अगर प्रोटीन का बोले तो प्रोटीन सबसे ज्यादा पृथ्वी पर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी है, आप चाहो तो लिख लो। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी, रूबिस्को एंजाइम। जितने भी एंजाइम होते हैं सब प्रोटीन होते हैं। क्लियर। और उसमें से जो रूबिस्को एंजाइम है, इस रूप में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है भैया, है ना समझ में। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है रूबिस्को एंजाइम के रूप में, है ना समझ में। पौधों में भोजन का स्थानांतरण, अब देखो पौधों के अंदर भी तो जैसे पत्तियां भोजन बनाती है फोटोसिंथेसिस में, है ना समझ में। फोटोसिंथेसिस होता है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक पढ़ा था हमने। क्लियर। ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलेक्वाइड, क्वांटोसोम, याद आया कुछ। तो वहां पर तो जो भोजन बनता है वो स्टार्च के रूप में पौधा इकट्ठा कर लेता है। लेकिन अब जैसे पत्ती ने भोजन बनाया, अब भोजन जड़ को भी तो चाहिए ना जड़ को। जैसे मान लो एक पौधा है, इस पौधे के ऊपर वाले भाग ने, ये पत्ती ने भोजन बना दिया फोटोसिंथेसिस में, और अपने पास या फिर इसके पास में कोई फल बना, उस फल में ये ले जाकर स्टोर कर दिया, किस रूप में, स्टार्च के रूप में कर दिया। लेकिन अब नीचे जड़ों को भी तो चाहिए भोजन। क्लियर। और जो नई नई कलिकाएं निकलेगी उनको भी भोजन चाहिए। इस तने के अंदर जो कोशिकाएं, इनको भी भोजन चाहिए, है ना समझ में। तो भोजन तो चाहिए भैया। तो अब भोजन चाहिए तो यहां पर जो भोजन बना वो तो स्टार्च के रूप में है। क्लियर। फोटोसिंथेसिस में अब इस भोजन को यहां से जड़ तक पहुंचने के लिए, क्लियर, कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, सुक्रोज। क्लियर। सुक्रोज के रूप में ये आएगा वहां से यहां, फिर ये स्टार्च चेंज होगा किस में, सुक्रोज में। और सुक्रोज चूंकि पानी में घुल जाता है, क्लियर, तो घुल कर ये कहां, वहां से यहां तक जड़ों तक जाएगा, बाकी पूरे पौधे में फैलेगा, किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। क्लियर हुआ। और सुक्रोज प्योर सुक्रेज नहीं, सुक्रोज बोरेट के रूप में, इस रूप में सुक्रोज बोरेट। और इसीलिए हम लोगों ने जब बोरॉन के कार्य पढ़े थे पोषक तत्वों में, तो वहां पर हमने देखा था कि बोरोन शर्करा के स्थानांतरण में सहायता करता है ना समझ में, पढ़ा था ना। तो ये जो बोरेट है, मेन तो सुक्रोज ही है, बोरेट केवल बोरोन उसको वहां तक ले जाता है ना समझ में। तो ये सुक्रोज बोरेट में चेंज होगी और फिर ये पौधे के सभी भागों तक फैलेगी। क्लियर हुआ, इस चीज को ध्यान रखना। तो पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है, किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। फिर पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण, भाई कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण किस रूप में होता है, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं, स्टार्च के रूप में होता है। संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है और ट्रांसफर सुक्रोज के रूप में।
और किसके द्वारा? कौन सी सेल? फ्लोएम। कौन सी? फ्लोएम सेल्स जो होती है, फ्लोएम कोशिकाएं, फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती है जिनको सीब ट्यूब कहते हैं, क्लियर, उनके द्वारा भोजन का स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के अलग अलग भागों तक सुक्रोज के रूप में होता है, क्लियर। फिर आता है जंतु और कवक में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। अब बात करते हैं हमारी भैया, हमारी अंदर और जो फंजई कवक है, कवक क्या है? निम्न वर्ग का पौधा है, और बाकी जितने भी जंतु हैं गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, शेर, XYZ जो भी जंतु हैं, कीट से लगा के बड़े हाथी तक, सभी के अंदर जो भोजन का संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हमारे अंदर भी किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन पौधों में एक अपवाद है, एक्सेप्शन। कौन सा है? कवक। ये निम्न वर्ग का पौधा है। वैसे पौधा में किस रूप में होना चाहिए? स्टार्च के रूप में, लेकिन यहाँ पर कवक में भी भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत। कार्बोहाइड्रेट का मेन कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। आया ना समझ में? ध्यान रखना। पके फल में पेक्टिन घोलक एंजाइम, मैंने अभी बताया था पेक्टिन को क्या बोलते हैं? पॉली गैलेक्टुरोनिक अम्ल बोलते हैं, पॉली गैलेक्टुरोनिक अम्ल बोलते हैं। तो उसको घोलने का कार्य कौन सा एंजाइम करेगा? पॉली गैलेक्टुरोनेज एंजाइम। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? कौन सा एंजाइम है? पॉली गैलेक्टुरोनेज एंजाइम, जो कि पके हुए फल के अंदर आपको मिलेगा। आया ना समझ में? और ये क्या करता है? पेक्टिन का डिग्रेडेशन करता है, मतलब उसको घोलने का कार्य करता है। और यही कारण है कि कच्चा फल तो पेक्टिन के कारण ठोस होता है, फल पकने पर मुलायम हो जाता है। क्लियर? ये शायद आपने उधर हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ा होगा, फलों में पढ़ा होगा ना इस एंजाइम का नाम। ध्यान रखना। फिर आता है दूसरा, वो है दूसरा संचित पदार्थ है प्रोटीन। ये भी कोशिका के अंदर होता है भैया, और प्रोटोप्लाज्म का तो मेन भाग है ये। 15% प्रोटीन ही होती है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, होती है ना भाई। जीवन की उत्पत्ति तो प्रोटीन से ही मानी जाती है कि सबसे पहले प्रोटीन बना, तो उसके बाद बना प्रोटोप्लाज्म। बिना प्रोटीन के जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो नई नई कोशिकाएं बनती है, ऊतक बनते हैं, फिर कोशिकाएं और ऊतक अगर टूट फूट हो जाती है तो उनकी मरम्मत ये किसके द्वारा होती है? प्रोटीन के द्वारा ही होता है। क्लियर? तो प्रोटीन को हम एक टर्म और बोलते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजीनस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनस सब्सटेंस, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन है। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, वो उसमें नाइट्रोजन नहीं थी। वो किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होते हैं, वो तो रहेंगे। इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें? नाइट्रोजन, और एक और आ जाता है सल्फर। है ना समझ में? नाइट्रोजन भी आ जाता है और सल्फर भी आ जाता है। तो कभी कभी आपको पूछ लेता है कि कौन सा जैविक अणु जिसमें नाइट्रोजन होता है या सल्फर होता है, तो वो कौन है? प्रोटीन। है ना समझ में? ध्यान रखना। तो प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और सल्फर युक्त पदार्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होती है, सल्फर भी होता है। क्लियर हो गया? आप जब पशुपालन में जब पढ़ोगे पशुओं का आहार, तो वहाँ आहार के अवयवों का वर्णन आप देखोगे। वहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पढ़ोगे आप, विटामिन पढ़ते हो ना। तो वहाँ पर आप प्रोटीन को क्या लिखते हो? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हो। आया ना समझ में? नाइट्रोजीनस सब्सटेंस। क्लियर? वहाँ पर भी पशुओं को दो प्रकार से आप प्रोटीन देते हो। क्लियर? एक तो सीधा प्रोटीन देते हो, और दूसरा जो प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से भी आप प्रोटीन देते हो। मतलब प्रोटीन नहीं है वो,
लेकिन उसमें नाइट्रोजन है। कैसे? यूरिया। आप जुगाली करने वाले पशुओं को यूरिया भी खिलाते हो, क्योंकि यूरिया में होता है प्रोटीन, सॉरी नाइट्रोजन होता है कितना, 46%। तो यूरिया खिलाओगे तो शरीर में जाके वो किसका निर्माण करने में सहायता करेगी? प्रोटीन के। तो ये एनिमल में भी क्वेश्चन पूछता है कि पशुओं को यूरिया क्यों खिलाया जाता है? ताकि शरीर में प्रोटीन की पूर्ति हो। है ना समझ में? क्योंकि मैं कई बार आपको बताया हूं कि प्रोटीन का सूत्र क्या होता है? प्रोटीन बराबर नाइट्रोजन गुणा 6.25। ये पशुपालन में ही पढ़ोगे आप। अगर आपको प्रोटीन की मात्रा निकालनी है तो नाइट्रोजन का 6.25 गुना ज्यादा बनता है प्रोटीन। है ना समझ में? अगर नाइट्रोजन का प्रतिशत जितना हो उसमें 6.25 का गुणा अगर कर दें तो वो पदार्थ में प्रोटीन आ जाएगा आपका। है ना समझ में कि प्रोटीन कितना है? क्लियर हुआ? तो सीधी सी बात है भैया, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तभी तो हम ये फार्मूले से निकाल रहे हैं। नाइट्रोजन से ही संश्लेषित होके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो एक तो प्रोटीन युक्त पदार्थ खिलाते हो, जैसे दाल खिलाते हो, अनाज खिलाते हो, ये तो आप खिलाते हो पशुओं को, वो तो प्रोटीन डायरेक्ट दे रहे हो आप, उनमें प्रोटीन है, पशुओं को खिलाओगे मिल जाएगी। और दूसरा, प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी खिलाते हो, कि जो प्रोटीन तो नहीं है लेकिन उसमें नाइट्रोजन है, वो शरीर में जाके क्या करेगी? नाइट्रोजन क्या करेगी? प्रोटीन का निर्माण करेगी और शरीर में जाके प्रोटीन की पूर्ति में सहायक होगी। है ना समझ में? ध्यान रखना। कितना खिलाते हैं पशु को यूरिया पर डे? 30 ग्राम खिलाते हैं, 30 ग्राम यूरिया खिलाते हैं। क्लियर? तो प्रोटीन को हम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी बोलते हैं और सल्फर युक्त पदार्थ भी कहते हैं। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। अब देखो, प्रोटीन में लगभग कार्बन कितना होता है? 51 से 54%। क्लियर? अगर वो 55 बोल दे तो भी सही है ना समझ में? वो तो अलग अलग, आप अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो कोई 51 भी देता है, कोई 54, कोई 55, ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि शरीर में अलग अलग प्रोटीन है, तो प्रोटीन के संरचना में वेरिएशन आता है। तो आप तो 51 से 54% याद रखना, इतना कार्बन होता है। क्लियर? ऑक्सीजन कितना होता है? 25%, नाइट्रोजन 16%। है ना प्रोटीन में नाइट्रोजन 16%, और साथ ही साथ सल्फर भी होता है 0.3 से लगा के 2.5% तक। क्लियर? तो ध्यान रखना भैया। क्लियर? फिर प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या पढ़ी थी? ग्लूकोज पढ़ी थी। ऐसे ही प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। मतलब हम किसी भी प्रोटीन का जल अपघटन अगर करेंगे, हाइड्रोलिसिस, तो हमको आखिरी में क्या मिलेंगे? एमिनो अम्ल मिलेंगे। है ना समझ में? ध्यान रखना। फिर 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो उससे कितनी मिल रही थी? 4 कैलोरी। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। प्रोटीन अगर हमारा 1 ग्राम प्रोटीन हम अगर खाएं, हमारे शरीर में अगर उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन अगर हो, तो ऑक्सीडेशन के बाद में कितनी ऊर्जा मिलेगी? लगभग 4 से 4.2 कैलोरी तक ऊर्जा मिलेगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी ज़्यादा। हम ये भी बोल सकते हैं लगभग कार्बोहाइड्रेट के बराबर। है ना समझ में? फिर सभी एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, अभी मैंने बताया आपको रूबिस्को एंजाइम, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को। है ना समझ में? तो जितने भी एंजाइम होते हैं, चाहे हमारे शरीर के अंदर हो, चाहे पेड़ पौधों के अंदर हो, चाहे किसी जीव जंतु के अंदर हो, एंजाइम अगर है तो एंजाइम प्रोटीन ही होता है ना समझ में? एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन के ही बने होते हैं। है ना समझ में? और कैसी प्रोटीन के? गोलाकार। प्रोटीन भी अलग अलग होती है। जैसे ये बाल हमारे, ये रेशेदार प्रोटीन है, ये फाइबर प्रोटीन है। क्लियर? और हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो गोलाकार प्रोटीन है। तो प्रोटीन ऐसी भी होती है और ऐसी गोल भी होती है ना समझ? जैसे दूध के अंदर गोलाकार प्रोटीन होती है, अगर दूध में रेशेदार प्रोटीन होती तो रेशे रेशे मिलते। है ना समझ? दूध में गोलाकार प्रोटीन है। तो जितने भी एंजाइम होते हैं सब के सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, मतलब गोलाकार प्रोटीन होते हैं। हो गया क्लियर? ध्यान रख। अच्छा, कौन कौन प्रोटीन होते हैं? एक तो प्रोटीन होती है,
फिर एंजाइम भी प्रोटीन है और हार्मोन्स भी प्रोटीन ही होते हैं। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? एंजाइम भी प्रोटीन है, हार्मोन्स भी प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन के गुण रहेंगे वही गुण एंजाइम के रहेंगे, वही गुण हार्मोन के भी रहेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक इंसुलिन हार्मोन के बारे में बताया। इंसुलिन वो भी क्या है? प्रोटीन ही है ना समझ में? एक हार्मोन और मैंने अभी 1-2 दिन पहले बताया था आपको, फेब्रिनोज, सॉरी प्रोटीन, एक प्रोटीन का नाम बताया था फेब्रिनोज, जो थक्का जमाने का काम करती है। ब्लड निकलता है, कुछ समय बाद पपड़ी जम जाती है थक्का, तो थक्का जमाने का काम वो फेब्रिनोज प्रोटीन करती है ना समझ में? ध्यान रखना। फिर प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करना, और अगर वो टूट फूट हो जाए तो उनकी मरम्मत करना। है ना समझ में? साथ ही साथ अब कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। तो भैया ऊतक या टिश्यू को भी कौन बना रहा है? प्रोटीन ही, क्योंकि ये कोशिकाएं बनेगी, ये कोशिकाओं का ग्रुप क्या कहलाएगा? टिश्यू। है ना समझ में? तो नई कोशिकाओं का निर्माण करना, नए ऊतकों का निर्माण करना, है ना समझ में? और अगर टूट फूट हो जाए, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, तो वो घाव भरेगी ना, तो भाई जो टूट फूट हो गई कोशिकाएं अंदर, वापस उनको रिपेयर कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। है ना समझ में? फिर अच्छा एक बात और ध्यान रख। अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रोटीन की इकाई क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट की है। प्रोटीन की क्या बताई थी? अमीनो अम्ल बताई थी ना। तो प्रोटीन की इकाई भी अमीनो अम्ल है, एंजाइम की इकाई भी अमीनो अम्ल ही रहेगी, क्योंकि एंजाइम भी तो प्रोटीन ही है। फिर जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी इकाई भी अमीनो अम्ल ही रहेगी। जैसे ये हमारे बाल प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन? केराटिन। ये हमारे नाखून केराटिन प्रोटीन है, तो इनकी इकाई भी क्या है? अमीनो अम्ल है ना समझ में? ध्यान रखना। अब कुछ ध्यान रखना भैया, बीज में प्रोटीन एल्यूरोन कणों के रूप में संचित होती है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोगों ने लवक पढ़ा था, प्लास्टिड लवक पढ़ा था। लवक 3 प्रकार के पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में 3 प्रकार पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था एमाइलोप्लास्ट, जिसमें स्टार्च इकट्ठी होती है। एक इलायोप्लास्ट, जिसमें वसा इकट्ठी होती है। और एक एल्यूरोप्लास्ट भी पढ़ा था आपने, जिसको प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। तो एल्यूरोप्लास्ट में एल्यूरोन के कण इकट्ठे होते हैं, मतलब प्रोटीन इकट्ठी होती है ना समझे? एल्यूरोन कण क्या होते हैं? प्रोटीन है। तो बीज में प्रोटीन एल्यूरोन कण के रूप में संचित होती है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था स्टार्च के रूप में संचित होता है, गेहूं में, मक्का में, चावल में। ऐसे ही जैसे दाल है, दाल में प्रोटीन इकट्ठा होगा बीज में, तो किस रूप में? एल्यूरोन कण के रूप में। है ना समझ में? अब देखो अलग अलग जो अनाज हैं, दालें हैं, उनमें जो प्रोटीन होती है वो कौन सी है, उनके नाम याद रखना। जैसे गेहूं में, वैसे गेहूं में ज़्यादा स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रोटीन भी होती है, 7-8% प्रोटीन भी होती है। कौन सी होती है? ग्लूटाइन प्रोटीन बोले या ग्लूटीन प्रोटीन बोले, एक ही है। गेहूं में ग्लूटाइन प्रोटीन, मक्का में ज़ेन प्रोटीन, मक्का की जो प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है? ज़ेन प्रोटीन। फिर लाल रक्त में, हमारा जो रेड ब्लड है, लाल रक्त, इसमें जो प्रोटीन है उसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन प्रोटीन। फिर सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है उसको कहा जाता है ग्लाइसिन प्रोटीन। फिर अंडे में, अंडा आपने सबने देखा होगा, मुर्गी का अंडा, अंडे में जो प्रोटीन होती है वो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, है ना समझ में? फिर दूध में केसीन प्रोटीन, वैसे दूध में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। मुख्य प्रोटीन कौन सी है दूध की? केसीन प्रोटीन। कितनी? लगभग 3% होती है दूध में। कितनी होती है? 3%। तो दूध में जो प्रोटीन है उसको कहा जाता है केसीन प्रोटीन। क्लियर? नाखून और सींग में केराटिन प्रोटीन। हमारे जो नाखून है, पशु के सींग हैं, खुर हैं, इनमें जो प्रोटीन है वो कौन सी? वो है केराटिन प्रोटीन। क्लियर हो गया इतना? ध्यान रखना।
अब रक्त का थक्का जमाने के लिए जो प्रोटीन है वो कौन सी है? फैब्रिनोजेन प्रोटीन, या उसको फैब्रिनोज प्रोटीन भी हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं, है ना समझ में। यही प्रोटीन क्या करती है? हमारे रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होती है ना समझ में, ध्यान रखना। तो ये प्रोटीन क्लियर हो गया। अब तीसरा संचित पदार्थ जो आता है वो है वसा या लिपिड्स। वसा या लिपिड ये भी सेल या कोशिका के अंदर जमा होती है भैया, इकट्ठा होती है। इसमें हम पढ़ते हैं वसा की इकाई क्या है? वसीय अम्ल। क्या है? वसीय अम्ल, फैटी एसिड। फैट की इकाई क्या? फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज थी, प्रोटीन की अमीनो अम्ल थी, वसा की वसीय अम्ल। आया समझ में, ध्यान रखना। 1 ग्राम पूर्ण वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी ऊर्जा मिलेगी? 9.3 कैलोरी ऊर्जा। आया ना समझ में। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिली थी? 4, सबके 1-1 ग्राम से। प्रोटीन से 4 से 4.2, और वसा के 1 ग्राम से देखो बहुत ज्यादा मिल रही है 9.3। तो वसा खाना ज्यादा अच्छा है ना समझ में। लेकिन जरूरत से ज्यादा वसा खाएंगे तो शरीर पचा नहीं पाएगा। तो हम लोग जो घी है, तेल है, कम खाते हैं, लेकिन खाते जरूर है ना समझ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वसा, अब देखो ये पशुपालन में भी पूछा जाता है, फसल में भी पूछा जाता है। सबसे ऊर्जा मिलती है केवल 3 ही चीजों से। किससे? एक तो हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन, और तीसरा पढ़ रहे हैं वसा। हम जो भी भोजन खाते हैं तो भोजन में ये 3 ही ऐसी चीजें हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। बाकी जैसे खनिज अगर हम खा रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये ऊर्जा थोड़ी देते हैं। ये क्या करेंगे? या तो हमारी दांत बनाएंगे, जैसे कैल्शियम हमारे दांतों को बनाएंगे, या हड्डियों को बनाएंगे, है ना समझ में। या फिर किसी न किसी क्रिया में ये उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, या फिर रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करेंगे, है ना समझ में। इनसे ऊर्जा थोड़ी मिलती है, क्लियर। और दूसरा जो विटामिन से भी ऊर्जा थोड़ी मिलती है। विटामिन भी हमें रोगों से बचाते हैं। जैसे विटामिन ए खाओगे तो अंधापन नहीं होगा, बी खाओगे तो बेरी नहीं होगा, है ना समझ में। सी खाओगे तो स्कर्वी नहीं होगा, डी खाओगे तो रिकेट्स नहीं होगा, है ना समझ में। ये अलग अलग जो विटामिन अलग अलग रोग के लिए हैं। तो विटामिन और खनिज हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, ऊर्जा नहीं देते। पानी से भी हमको ऊर्जा नहीं मिलती। पानी केवल क्या करता है? ये या जो भोजन होता है उसको डाइल्यूट करता है, घोल के रूप में जाएगा तभी तो अंदर पचेगा। बिना घोल के रूप में वो अंदर नहीं पचेगा, है ना समझ में, ध्यान रखना। क्लियर हुआ। तो वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा, है ना समझ में। इसके 1 ग्राम से लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा लगभग 2.25 गुना ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती थी? 4 कैलोरी। अगर इसमें हम लगभग 2.25 का गुणा कर दें तो लगभग 9.3 के लगभग आ जाएगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट से 2.25 गुना ज्यादा मिल रही है ऊर्जा। किससे? वसा से, है ना समझ में। तो ध्यान रखना। अब एक बार आपको उधर पशुपालन में पूछ लिया था, सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो क्या आएगा आंसर आपका? वसा आएगा। क्लियर। एक बार ऐसा भी पूछा था किससे ऊर्जा नहीं मिलती? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और खनिज। तो किससे नहीं मिलेगी? खनिज से। तो हो गया क्लियर। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिल रही है? वसा से। याद रखना, ये जब हम वहां पढ़ेंगे ना श्वसन, फिर आएगा ये। क्लियर। श्वसन, क्योंकि श्वसन में इन्हीं पदार्थों का तो ऑक्सीकरण होता है, इन्हीं से तो ऊर्जा मिलती है हमको। तो इन पदार्थों को हम फिर पढ़ेंगे वहां पे। क्लियर। ये तो हम पढ़ रहे हैं कोशिका में संचित पदार्थ, इकट्ठे होने वाले पदार्थ। क्लियर।
कोशिका द्रव में वसा ओस्मियोफिलिक बूंदों के रूप में संचित होती है, जो बारीक बारीक बूंदों के रूप में क्या होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर फैली होती है। क्लियर। अब आते हैं, ये तो संचित पदार्थ थे, अब आते हैं स्त्रावी पदार्थ। स्त्रावी पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जैसे हमारे अंदर शरीर में मुंह में लार निकलती है ना, स्त्रावित होती है। हाँ, जैसे गुलाब जामुन को देख के बहुत तेज भूख लगी है, गुलाब जामुन को देख के, या कभी कभी तो किसी मान लो कोई सामने कच्चा आम खाता है खट्टा, तो खाते हुए देख के ही मुंह में लार आ जाती है। इमली खाता है कोई तो आ जाती है, तो ये हमारे शरीर की स्त्रावित है। ऐसे ही कोशिका के अंदर जो स्त्रावित पदार्थ होते हैं, जो जिनका सेक्रेशन होता है, वो कौन से पदार्थ होते हैं? तो पहला है रंग देने वाले पदार्थ, जो डाई मैटर होते हैं। डाई मतलब कलर देने वाले, जिनसे पेड़ पौधों में रंग आता है। तो हरा रंग आप सभी को पता है क्लोरोफिल के कारण होता है, नारंगी लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, और पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। ये डाई प्रोडक्ट है जो कि कोशिका स्त्रावित करती है। क्लियर। फिर रिक्तिका में, इसके अलावा ये तो क्लोरोप्लास्ट के हो गए भैया। अब रिक्तिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको मैं कई बार आपको बता दिया हूं, क्या बोलते हैं उसको? कोसा रस या सेल सेप। रिक्तिका द्रव को क्या कहा जाता है? कोसा रस या सेल सेप कहते हैं। क्लियर। इस सेल सेप के अंदर एक द्रव पिगमेंट होता है, या रंजक होता है, या वर्णक होता है, उसको क्या कहा जाता है? एंथोसाइनिन। ये क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, ये किसी भी प्रकार का कोई क्लोरोफिल नहीं है, ये रिक्तिका के अंदर है ना समझ में। और इसी के कारण पंखुड़ियों में अनेक प्रकार के रंग बनते हैं, जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं, या फिर जो फल होते हैं, जैसे सेब, सेब का लाल रंग होता है। क्लियर। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, है ना समझ में। तो इस चीज को ध्यान रखना, फूल की पंखुड़ियों का अलग अलग कलर, या फिर कुछ पौधों के अंदर बैगनी पत्तियां मिलती है, तो इनको ये वाला जो रंग है ये कौन प्रदान करता है? तो कोशिका से जो स्त्रावित पदार्थ कुछ ऐसे रंजक निकलते हैं, कलर निकलते हैं, वो पौधे के अलग अलग भागों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं, है ना समझ में। ध्यान रखना। फिर एक और टर्म याद रखना, जो फ्लावरिंग होता है ना, पुष्पन, इससे संबंधित कौन सा वर्णक है या पिगमेंट? जब पौधों की फूल वाली उम्र हो जाती है, कौन सी? फूल वाली, तब उसमें एक वर्णक और बनता है। कोशिका एक और वर्णक को स्त्रावित करती है, वो वर्णक कौन सा है? वो है फाइटोक्रोम। ये ध्यान रखना, ये पत्तियों में बनेगा तभी फूल शुरू होंगे। तो पुष्पन के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? फाइटोक्रोम। ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये भी स्त्रावित होता है। एंथोसाइनिन का ध्यान रखना भैया, एंथोसाइनिन क्लोरोफिल वर्णक नहीं है, ये क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल कितने? 7 होते हैं। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई हमने पढ़ा है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, 7 तो ये हैं। और 2 विशेष प्रकार के पढ़े थे कैरोटीनाइड्स, कौन कौन से? जेंथोफिल और कैरोटीन, ये क्लोरोफिल है। बाकी एंथोसाइनिन ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं पाया जाता, और ना ही किसी प्रकार का कोई क्लोरोफिल है, ये तो रिक्तिका में पाया जाता है। कौन? एंथोसाइनिन। और इसका काम होता है फल को, फूलों को अलग अलग प्रकार से रंग देना, है ना समझ में। इसका प्रकाश संश्लेषण से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? ध्यान रखना। फिर आता है एंजाइम्स। तो ये तो रंग, ये भी स्त्रावित होते हैं, कुछ एंजाइम स्त्रावित होते हैं। तो एंजाइम तो हम पढ़ चुके हैं भैया, क्या होते हैं? सभी गोलाकार प्रोटीन्स होते हैं। तो यह गोलाकार कोलाइडल अवस्था में होते हैं और क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जो क्रियाएं होती है कोशिका के अंदर, जैसे श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, वाष्पोत्सर्जन है, ये जितनी भी बायोलॉजिकल क्रियाएं होती है, क्लियर, इनको स्टिमुलेंट करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, चालू करते हैं। जैसे पंखे को चालू करने के लिए बटन दबाते हो ना, तो बटन का खाली कितना काम है? इसको बंद और चालू करना, बाकी बटन का कोई काम नहीं है ना समझ में। भाई हवा देने का काम तो फिर पंखे का है। तो ऐसे ही क्रियाओं को चालू करना, बंद करना, ये काम कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं, है ना समझ में। तो ये भी स्त्रावित होते हैं कोशिका से। फिर नेक्स्ट जो है मकरंद या नेक्टर, जिसको चूसने के लिए वो मधुमक्खी जाती है। नेक्टर फूलों का रस, है ना समझ में।
तो फूल की मकरंद ग्रंथियों से मीठा पदार्थ स्रावित होता है जिसको नेक्टर कहते हैं। यह कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है और पर परागण में मदद करता है। भाई फूलों में नेक्टर स्रावित होगा तभी तो फूल उड़कर कीट आएंगे उड़कर उसके पास, है ना समझ में। और रस पीकर एक फूल से दूसरे फूल पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे फूल पे। एक ही फूल पे बहुत सारा नेक्टर थोड़ी होता है, थोड़ा यहाँ से लिया फिर अगले पे गए वहाँ से लिया, तो इधर के पराग कण जो पोलन ग्रेन है वो चिपक जाएंगे अगले फूल पे, वहाँ जाके गिर जाएंगे। ऐसे क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो ये नेक्टर जो होता है ये पर परागण में मदद करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं भैया, ऐसे पदार्थ जो कोशिका के काम के नहीं है। अब पौधे के कोई काम के नहीं है ये, तो फिर पौधा क्या करेगा, इसको शरीर से बाहर निकालेगा। ये उनका मल मूत्र बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं, पेड़ पौधों का मल मूत्र या वेस्ट मटेरियल। लेकिन ये मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। किसके लिए, मनुष्य के लिए। इनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती है, आया ना समझ में, ध्यान रखना। तो उत्सर्जी पदार्थ को अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया मेहता जी, पटेल जी, चलो बहुत बढ़िया। आप लोगों को भी हो गया क्लियर? यस सर।